दोस्तों, डॉक्टर के एल सोनकर सौमित्र। आज मैं अपने राजनीतिक दिग्दर्शन में इस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं कि क्या वास्तव में इस समय मोदी जी का वेव खत्म हो रहा है। अभी 2024 के चुनाव शुरू हुए हैं। पहला चरण का चुनाव मतदान हो चुका है, जिसमें 102 सीटों पर जंग जारी रही और कई जगह से छिटपुट अप्रिय घटनाओं का सूचना भी मिला। पता चला कि कहीं ईवीएम एकाक बूथ पर जला दी गई, कहीं तोड़ दी गई और कहीं सत्ताधारी अपने दबंगई के बल पर तमाम लोगों के वोट भी नहीं पड़ने दिए। बावजूद इसके वोट का परसेंटेज बहुत कम है और वोट का परसेंटेज जब जब कम हुआ है, इतिहास गवाह है कि सत्ताधारी दल का नुकसान ही हुआ है, फायदे बहुत कम हुए। मतलब साफ होता है कि उसमें बहुत से लोग मतदान करने नहीं निकलते। जो खबरें छन करके आई हैं या आ रही हैं, उसे पता चलता है कि जो आशंका हम लोग पहले व्यक्त करते थे कि सत्ताधारी दल अपने अंतर विरोध के कारण ही असफलता की तरफ बढ़ेगी, सुनने को यही मिला कि सत्ताधारी दल से संबंधित लोग मतदान करने प्राय नहीं निकले। आप ये जानते हैं कि भारतीय व्यवस्था में, इस भारतीय उपमहाद्वीप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने आप में एक विशाल स्वयंसेवी संगठन है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और जिस उद्देश्य के तहत, जिसका गठन 1925 में हुआ, उसके पहले हिंदू सभा या हिंदू महासभा के रूप में रही। उसके पहले और भी 1896 के आसपास जिन वैचारिक स्थितियों को लेकर एक संगठन बना, वो भले 1925 में आकर के बाइफरकेट हुआ। कुछ बाइफरकेशन 1905 और 6 में हुआ, लेकिन 1925 में क्लियर हो गया और यह संगठन तथाकथित हिंदू धर्म, हिंदुइज्म, हिंदुत्व के लिए अपना समर्पण जारी रखा और उसके लिए तमाम सारे विचारों का एकत्रीकरण करके तमाम इसके उप संगठन बने। और आज की तारीख में लगभग 65 से कम संगठन इसके नहीं हैं जो इसके विंग है, और इसकी सफलता का कारण भी लगभग यही है। इसी रूप में राजनीतिक संगठन जो इसका है, 1952 में सामने आया, वो जनसंघ के रूप में आया, लेकिन उसकी असफलता और बाकी इमरजेंसी ने इन सारे विरोधी नेताओं को एक साथ लाने का काम किया, जिसमें जनसंघ भी शामिल रहा। और जब 1980 में संगठन का बिखराव हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी के नाम से आरएसएस का राजनीतिक संगठन सामने आया और बीच में सत्ता में भी रहा, आज भी सत्ता में है।
और आज उसके सब कर्ता धर्ता हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। स्वाभाविक है, हर संगठन के अपना एक मुखिया होते हैं और सबको मिला करके चलते हैं, लेकिन पता नहीं क्या यह दिमागी फितूरबाजी कहिए या अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि की उपाधि में लाने के विचार को कहिए या फासिस्टवादी हिटलरवादी तरीके को कहिए, तो मेरे समझ में कुछ भी आता है, लेकिन यह दांव सही होते हुए नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, इसका जो दुष्परिणाम है, जो इस भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के विचारों से तालमेल जिसका नहीं खाता, उनको सहना पड़ा है। कई विरोधी नेताओं को, कई पत्रकारों को, कई मुख्यमंत्रियों को, वामपंथी अंबेडकरवादी संगठन के से जुड़े हुए लोगों को, नास्तिकों को जेल ही नहीं बल्कि अपनी जान भी गंवानी पड़ी। और उसमें जो खुल करके सामने आए आरएसएस से संबंधित या उस विचारधारा से संबंधित लोग सामने दिखाई दिए और उन लोगों ने खुशी भी जाहिर की। फिलहाल मैं नाम नहीं गिनाना चाहता। आइए मैं इस बात पे कहना चाह रहा हूं कि क्या आज की तारीख में हमारे माननीय मोदी जी क्या उतने ही सशक्त हैं? क्यों उनको सूझा कि किसी एक पार्टी का प्रधानमंत्री रहते हुए या एनडीए गठबंधन का प्रधानमंत्री रहते हुए वे सब कुछ को पीछे छोड़ करके हर तरह की बात सिर्फ अपने नाम से ही जाहिर की? क्या इसको हम कहें दिमागी फितूर कहें या अपने आप को कि मैं ही जो हूं सो हूं, मैं ही जो कर सकता हूं मैं कर पाऊंगा, करूंगा। और आपने इस परिस्थिति को देखा राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में। संघ कहाँ था? माननीय भागवत जी की क्या स्थिति थी वहां? हमारे उत्तर प्रदेश के बड़े राज्य के जहां से दिल्ली जाने का रास्ता खुलता है, वहां के मुखिया माननीय जोगी जी कहाँ थे? बाकी विरोधी सत्ता के लोग कहाँ थे? माना ठीक है, निमंत्रण गया, नहीं आए वो अलग की चीज है, क्यों नहीं आए वो अपना उनका निर्णय है। हमारी इस देश की प्रथम नागरिक का पता तक नहीं चला। और जिसने इस राम मंदिर के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, ऐसे उन तमाम लोगों का पता तक नहीं चला, न उनको बुलाया गया। और तमाम उसमें इधर से उधर तमाम दिमागी तीर चलाने वाले लोग ही वहां दिखाई दिए। और हमारे पीठासीश्वर जो चारों हैं शंकराचार्य, उसमें से कोई नहीं पहुंचा। बहुत सी बातें हैं, क्या कारण है? और उस सारी चीज को इग्नोर किया गया। आप देखिए अभी जो चुनाव में मतदान संपन्न हुआ है 19 को, मतदान मत प्रतिशत घटा है 102 सीटों पर। लगभग इस देश के 1/4 सीट पर चुनाव संपन्न हो गया, मत प्रतिशत घट गया। और बताया गया कि उसमें तमाम भाजपा से जुड़े हुए लोग, आरएसएस से जुड़े हुए लोग, उन संगठनों में काम करने वाले हुए लोग शायद मतदान केंद्रों पर बहुत कम ही पहुंचे। यह एक चिंता का विषय हुआ और इसका भी परिणाम जरूर आप देखेंगे। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी
गृह मंत्री जी या जो भी और लोग हैं, उनके चेहरे से साफ झलकता है कि परिस्थितियां क्या बनने जा रही हैं। संभव है जहां 400 पार की बात हो रही थी, तो आगे क्या होगा? क्या 272 के आंकड़े भी छू पाएंगे हम, या 200 से जैसा उनका आरएसएस और बीजेपी का सर्वे है उसके नीचे ही रहेंगे? तो क्या होगा? परिस्थितियां बड़ी साफ, और इन सारी हालातों से ये लगता है कि जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी स्टार प्रचारक के रूप में भाग दौड़ कर रहे हैं, उसका परिणाम कितना पॉजिटिव होगा सही सही तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत अच्छा होगा यह भी नहीं कहा जा सकता। लोगों पर प्रभाव कितना पड़ेगा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देश का जो भविष्य है वो देश की महिलाएं तय करती हैं, देश का युवा तय करता है, देश का शिक्षित वर्ग करता है, देश का बुद्धिजीवी वर्ग करता है, देश का अर्थशास्त्र में विश्वास करने वाले उससे के आंकड़ों पर और उसके परिणाम पर विश्वास करने वाले लोगों पर निर्भर होता है। आखिर एक झटके में आपने इस देश की गरीबी रेखा को 80 करोड़ लोगों तक पहुंचा दिया, और वाहवाही लूटना ये कि मैं तो 80 करोड़ लोगों को राशन खिला रहा हूं। आप सोच लीजिए, एक व्यक्ति पर 5 किलो, एक व्यक्ति पर 5 किलो 30 दिन का दिन होता है, मतलब 5000 ग्राम एक व्यक्ति मिनिमम 2 बार खाता है। 50 ग्राम खाएगा एक बार में, लेकिन ऐसा होता नहीं, एवरेज 200 ग्राम का होता है। एक व्यक्ति के भोजन 200 ग्राम एक दिन का, एक मीटिंग का एक दिन का 400 ग्राम, और बाकी सब चीजें मिला करके आप इसको 15 किलो अगर प्रति व्यक्ति रहता तो यह माना जाता कि आप 80 करोड़ लोगों को स्वस्थ रखने के लिए आप स्वस्थ भोजन की उपलब्धि करा रहे हैं। दे कितना रहे हैं? उसका तीसरी, यानी आप 5 किलो दे रहे हैं। सबको क्या बात है कि पानी पी पी कर जिंदा रहने की, वास्तव में अगर हमारे देश में 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं तो उनका जीवन यापन इतने में हो जाएगा? सवाल कतई नहीं। इसलिए आप देख ले, 1 अरब 40 करोड़ में अगर 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं तो बाकी 40 करोड़ ही लोग सामान्य, उससे उच्च स्तर पर सामान्य, पूंजीपति सब आ गए। और इस देश के आंकड़े कहते हैं कि इस देश का 72% जो धन संपत्ति है वह मात्र चुनिंदा कुछ लोगों के हाथ में, और 28% में इस देश के सारे लोग जिंदा हैं। आप कहां से कहां पहुंचा दिए लोगों को, और आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं भगवान के नाम पर। आप इस तरह के हवाई बातों पर कितना लोट ले सकते हैं? उसी समय, जिस समय रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की बात चल रही थी, जहां आपने भगवान को भी उंगली पकड़कर अयोध्या में पहुंचाया, पता नहीं कितने लोग गले उतरी या नहीं उतरी, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? इस देश में सिर्फ बेवकूफ नहीं है, अंधभक्त जरूर है, जो दिन भर बैठ करके आपके आईटी सेल के लोग, अन्य लोग सिर्फ गुणगान कर रहे हैं, आपकी जो मीडिया है गुणगान कर रही है, उससे पब्लिक को तो एक बार मौका मिलता है
और जब मौका मिलता है अगर वो नाखुश है तो ऐसा उठा करके पटकती है, फिर अता पता तक नहीं चलता। तमाम सरकारों का ऐसा हुआ है इस देश में और कहीं भी होता है। तो इसलिए मुझे ये लग रहा है, उनके चेहरों से लग रहा है कि उनका जो विलक्षण प्रतिभा है वह ऊपर की तरफ नहीं बल्कि नीचे की तरफ क्रमशः डाउन होती चली जा रही है। परिणाम क्या होगा अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। परिणाम तो 4 जून को ही पता चलेगा। काउंटिंग है, क्या होगा वहाँ कुछ भी हो सकता है। मैनिपुलेटिंग की जैसी चर्चा रहती आई है, अगर वैसा हुआ तो कमाल ही है, हो जाएगा। अगर उसमें कहीं मौका नहीं मिला, पूर्ण रूप से मौका नहीं मिल पाया, नहीं हो पाया, तो फिर परिणाम क्या होगा ये भी आप जान सकते हैं। तो मेरे कहने का मकसद है कि मुझे तो लगता है कि जो लहर है वो कमज़ोर है। लहर की कोशिश की जा रही है लेकिन वो लहर बन ही नहीं पा रही है। अगर नहीं बनी तो क्या होगा और बनी तो क्या होगा, इस दोनों हालात में इस देश का बुद्धिजीवी वर्ग बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल समझता है क्या होने वाला है। लेकिन तय है कि परिस्थितियां कह रही है कि अब वो जो वेब है, जो गारंटी शब्द है व्यक्तिगत नाम से, वह बिल्कुल देखने में चमकदार हो सकती है लेकिन चमकदार नहीं है। किसी ने निश्चित ही कहा है कि बेशक तुम खूबसूरत हो लेकिन खूबसूरतों में खूबसूरत नहीं। इसी के साथ मैं आज का यह राजनीतिक दिग्दर्शन पर विचार स्थगित करता हूँ। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।